हेलो दोस्तों, अलाइड हेल्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप एक अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल है या इस फील्ड में आने का सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लैंडमार्क डिसीजन के बारे में जिसने हमारे प्रोफेशन की पूरी तस्वीर बदल दी है, द NCAHP एक्ट 2021। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, डॉक्टर्स के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC है, नर्सेस के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी INC है, लेकिन अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए पहले कोई सेंट्रल बॉडी नहीं थी। फिर आया NCAHP एक्ट। इस वीडियो में हम समझेंगे ये एक्ट क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इसमें कितनी कैटेगरीज हैं और एज ए प्रोफेशनल आपको किन रूल्स और इथिक्स का ध्यान रखना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले NCAHP एक्ट का फुल फॉर्म क्या है। NCAHP एक्ट यानी नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021। यह एक कानून है जो इंडिया में अलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के एजुकेशन और प्रैक्टिस को रेगुलेट और स्टैंडर्डाइज करता है। अब सवाल आता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेस से नहीं चलता। इसमें टेक्नीशियंस, टेक्नोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, जिन्हें हम इनविजिबल आर्मी भी कहते हैं। पहले इन कोर्सेज के लिए कोई सेंट्रल स्टैंडर्ड नहीं था, एजुकेशन क्वालिटी में वेरिएशन था और प्रॉपर रिकॉग्निशन की कमी थी। NCAHP एक्ट बनाया गया ताकि एक नेशनल कमीशन और स्टेट काउंसिल बनाई जा सके जो हमारी एजुकेशन और सर्विसेज के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करे। इससे पब्लिक को सेफ और क्वालिटी हेल्थ केयर मिल सकेगी। अब हम बात करते हैं कि इस एक्ट के आने से किसको फ़ायदा हुआ। इस एक्ट के आने से स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और पेशेंट तीनों का फ़ायदा हुआ। सबसे पहले स्टूडेंट की बात करें तो उन्हें अब स्टैंडर्ड सिलेबस, यूनिफॉर्म एग्ज़ाम्स और रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग मिलेगी। प्रोफेशनल्स के केस में देखा जाए तो उनके प्रोफेशन को एक लीगल पहचान मिली है। आपका नाम सेंट्रल और स्टेट रजिस्टर में दर्ज होगा, जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। पेशेंट्स के केस में बात करें तो अब उनको रजिस्टर्ड और क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स मिलेंगे, तो उनका सेफ्टी और ट्रस्ट दोनों बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि इस एक्ट के अंडर आता कौन है। एक्ट के अंदर प्रॉपरली 10 रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरीज बनाई गई है। चलिए देखते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है मेडिकल लेबोरेटरी एंड लाइफ साइंसेज। दूसरा ट्रॉमा, बर्न केयर एंड सर्जिकल और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। तीसरा फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल्स। चौथा न्यूट्रिशन साइंस प्रोफेशनल। पांचवा ऑप्थेल्मिक साइंसेज प्रोफेशनल। छठा ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोफेशनल। सातवां कम्युनिटी केयर बिहेवियरल हेल्थ साइंसेज एंड अदर्स। आठवां मेडिकल रेडियोलॉजी, इमेजिंग एंड थेरेप्यूटिक टेक्नोलॉजी। नौवां मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट्स एंड फिजिशियन एसोसिएट। और आखिरी में 10वां है हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। सबसे पहले हम बात करें मेडिकल लेबोरेटरी एंड लाइफ साइंसेज, तो इसमें बायोटेक्नोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट आते हैं। ट्रॉमा, बर्न केयर एंड सर्जिकल एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में इमरजेंसी मेडिकल टेक्स, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया असिस्टेंट आते हैं। फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल जो हम सब जानते हैं, वो इलेक्ट्रोथेरेपेटिक्स से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं। न्यूट्रिशन साइंस प्रोफेशनल की बात करें तो इसमें क्लिनिकल डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट्स शामिल हैं। ऑप्थेल्मिक साइंसेज प्रोफेशनल, इसमें ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट्स और विजन टेक्नीशियंस आते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोफेशनल जो पेशेंट को एवरीडे लाइफ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने में हेल्प करते हैं। कम्युनिटी केयर बिहेवियरल हेल्थ साइंसेज एंड अदर्स, इस कैटेगरी में साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, HIV काउंसलर और हेल्थ एजुकेटर आते हैं। मेडिकल रेडियोलॉजी, इमेजिंग एंड थेरेप्यूटिक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो इसमें MRI, CT, एक्सरे या रेडिएशन ट्रीटमेंट देने वाले प्रोफेशनल आते हैं। इसमें रेडियोलॉजी टेक्स, मेडिकल फिजिसिस्ट
और रेडियोथेरेपी टैक्स आते हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन एसोसिएट की बात करें तो इसमें बायोमेडिकल इंजीनियर, फिजिशियन असिस्टेंट, कार्डियोवैस्कुलर टैक्स और डायलिसिस थेरेपी टैक्स आते हैं। और अंत में हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट वाली कैटेगरी में मेडिकल रिकॉर्ड्स और कोडिंग संभालने वाले आते हैं, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड्स एनालिस्ट या क्लिनिकल कोडर। आगे की कड़ी में हम बात करते हैं कि एज ए रजिस्टर्ड एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको किन रूल्स को ध्यान में रखना है। रूल नंबर 1, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, सेंट्रल एंड स्टेट रजिस्टर। आपको स्टेट और सेंट्रल लेवल पर रजिस्टर होना जरूरी है। बिना वैलिड रजिस्ट्रेशन के प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है। आपको एक यूनिक यूआईडी नंबर मिलेगा और ध्यान रहे आप अपने प्रोफेशन और स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के बाहर कोई काम नहीं कर सकते। रूल नंबर 2, वैलिडिटी एंड रिन्यूअल। आपका रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम नहीं है बल्कि 5 साल के लिए वैलिड होगा। 5 साल बाद इसका रिन्यूअल करवाना होगा। रिन्यूअल तभी होगा जब आपने अपने प्रोफेशन से जुड़ी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कम से कम 15 आवर्स की ट्रेनिंग ली हो। रूल नंबर 3, पेनल्टी फॉर अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिस। ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुने। अगर कोई इंसान बिना प्रॉपर क्वालिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल होने का नाटक करता है तो उस पर 50,000 से लेकर 1 लाख तक के फाइन का प्रावधान है और आगे दोबारा पकड़े जाने पर 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। रूल नंबर 4, प्रोफेशनल कंडक्ट एंड सोशल मीडिया एथिक्स। आजकल हर कोई यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल आपके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। आप अपने पेशेंट्स का डेटा, स्कैन इमेजेस जैसे एक्सरे, सीटी, पैट स्कैन या फोटोग्राफ बिना उनकी रिटर्न कंसेंट के सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकते। अपने क्लिनिक या प्रैक्टिस की एडवर्टाइजमेंट करते वक्त इम्प्रेसिव रिजल्ट्स जैसे क्योर्ड पेशेंट्स के फोटो या प्रोसीजर वीडियो दिखाना स्ट्रिक्टली मना है। पेशेंट से टेस्टिमोनियल्स या रिव्यूज मांगना भी अलाउड नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स और मीडिया पर अपना यूआईडी नंबर जरूर डिस्प्ले करेंगे। और हाँ, टेलीमेडिसिन और सोशल मीडिया चैट को अलग रखें। अगर कोई आपसे सोशल मीडिया पर डायरेक्ट ट्रीटमेंट मांगे तो उन्हें प्रॉपर क्लिनिक या टेली कंसल्टेशन चैनल पर आने का बोलें। ये सब रूल पब्लिक सेफ्टी और प्रोफेशनल एथिक्स के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों, ये था NCAHP एक्ट का एक ओवरव्यू और आपके लिए उसके मायने। ये एक्ट हमारे प्रोफेशन को सम्मान, डिग्निटी और प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है। एज अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन रूल्स का पालन करें और हेल्थ केयर सिस्टम को और मजबूत बनाएं। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके काम आई तो इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स, जूनियर्स और कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने राइट्स और इथिक्स पता